चलिए, तो हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। जैसे कि चैप्टर का नाम आप देख रहे हो, दो चीजें हैं यहाँ पे, एक है सेल साइकिल और एक है सेल डिवीजन। हाँ, अभी आप सोच रहे होंगे कि सर आपने सेल के बारे में तो कुछ बताया नहीं और सीधा यहाँ पे चले आए। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी तक जितनी भी बायोलॉजी आपने पढ़ी होगी उसमें सेल बायोलॉजी जरूर पढ़ी होगी, और आई होप कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे और आप सारे लोगों को मेरे ख्याल से सेल के बारे में कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा। हाँ, उसके ऑर्गेनेल्स आपको सब पता होंगे, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीजें आपको पता होंगी। इसलिए मैं अभी उस पर बहुत ज्यादा ध्यान ना देके मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, और ये जो भी चीजें हैं इसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में या फिर उसके बाद देखते हैं। तो पहले हम सेल साइकिल सेल डिवीजन देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक बात करते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, दो चीजें यहाँ पे देखने को आपको मिल रही हैं, एक मिल रहा है सेल साइकिल और दूसरा मिल रहा है क्या, सेल डिवीजन। चलिए, एक्चुअली में ये जो चैप्टर है ना वो सेल डिवीजन के बारे में ही है, लेकिन सेल साइकिल को समझना जरूरी हो जाता है। अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में, लाइक अगर हमें ह्यूमन के बारे में भी अगर जानना हो, तो पहले हम ये समझते हैं कि ह्यूमन एक्चुअली में है क्या, उसकी लाइफ साइकिल क्या है, वो किस तरीके से अपने लाइफ को कंप्लीट करता है, किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, ये सारी चीजें। तो उन्हीं सब चीजों को समझने के लिए सेल साइकिल को समझना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। तो अब जब हम यहाँ पे बात करते हैं सेल साइकिल की, तो सेल साइकिल एक्चुअली में होता क्या है, और उससे पहले भी चलो एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि हम सेल डिवीजन पढ़ने जा रहे हैं। तो ये सेल डिवीजन एक्चुअली में सेल डिवीजन होता ही क्यों है, तो मैं सबसे पहले एक चीज आपको बता दूं कि सेल डिवीजन हमेशा होता है, थोड़ा सा मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी जा रहा हूं, सेल डिवीजन हमेशा होता है ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन न्यूक्लियोप्लाज्मिक एंड साइटोप्लाज्मिक रेशियो। ठीक है ना, ये चीज हो सकता है कि थोड़ा सा आपको लगे कि ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप सारे लोग यहाँ पे अगर आप पढ़ रहे हो तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आप लोग मेडिकल फील्ड के बारे में सोच रहे हो, नीट वगैरह के लिए। तो जब यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो खाली हम बोर्ड के हिसाब से या फिर जो आपके 11th के एग्जाम्स होंगे, आपके जो भी होंगे स्कूल वाले, इसके हिसाब से ही नहीं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ के भी बात करेंगे। तो उसी के हिसाब से जो अगर नीट के बेस पे देखा जाए तो क्वेश्चंस खूब आते हैं कि व्हाई सेल डिवीजन अकर, या सेल डिवीजन होने का एक्चुअली में रीजन क्या होता है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन होता है न्यूक्लियोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक रेशियो में डिस्टरबेंस। ठीक है ना, तो अगर न्यूक्लियोप्लाज्मिक और साइटोप्लाज्मिक रेशियो अगर कांस्टेंट बना रहता है तो सेल डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही ये डिस्टरबेंस क्रिएट होगी वो डिवाइड करेगा। तो ये तो हो गया उसका एक बेसिक रीजन। सेकेंड चीज ये होती है कि अगर हम बात करें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो इस अर्थ पे है वो आखिर में अपने रेस को आगे प्रोसीड कैसे करेगा, तो उसको प्रोसीड करने का एक प्रोसेस होती है, दैट इज द रिप्रोडक्शन। कोई भी, चाहे आप हायर ऑर्गेनिजम्स को ले लो और चाहे आप लोअर ऑर्गेनिजम्स को ले लो, वो रिप्रोड्यूस करता है। जब रिप्रोड्यूस करेगा तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करेगा। जब अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा तो वो अपने ही स्पीशीज को क्या कर रहा है, फर्दर आगे प्रोसीड कर रहा है, और इस तरीके से कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ मेंटेन रहती है, लाइफ इस अर्थ पे चलती रहती है। अब यहाँ पे कुछ बातें आ जाती हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है वो आखिर में उसके लाइफ का मोटो क्या है। तो अगर हम बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में देखें, ऐसे तो हम जब पैदा होते हैं, फिर हम बड़े होते हैं, फिर हमारा एम होता है कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये सारी चीजें करनी है, इतना पैसा कमाना है, ये करना है, लेकिन ये सारी चीजें ये हमने डेवलप करी है, ये नेचर ने डेवलप नहीं करी है। तो नेचर ने जो डेवलप किया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो हम बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू से अगर देखें तो यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ का मोटो क्या होता है, टू प्रोड्यूस एंड उसके बाद टू क्रिएट अ हेल्दी पॉपुलेशन। ठीक है ना, एक हेल्दी पॉपुलेशन क्रिएट करना, और फिर से वो जो पॉपुलेशन होगी वो भी अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करेगी, यानी कि वो भी रिप्रोड्यूस करेगी, और करने के बाद जो ऑर्गेनिजम्स की जो रेस होगी, जो स्पीशीज होगी, वो आगे कंटिन्यू चलती रहेगी। चलिए, अब ये सारी चीजों को देखने के लिए आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है कि ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, और प्रोड्यूस होने के बाद वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, एंड फाइनली उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है। जब हम हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो उसमें रिप्रोडक्शन के बहुत सारे अलग तरीके होते हैं, जिसके बारे में हम बहुत थोड़ा आगे बढ़ के बात करेंगे। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं तो हम सेलुलर लेवल पे कर रहे हैं।
अब जब सेलुलर लेवल पे बात करेंगे तो हम एक सिंगल सेल के बारे में बात करेंगे कि एक सिंगल सेल किस तरीके से बनती है, किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, किस तरीके से मैच्योर होती है, मैच्योर होने के बाद फर्दर उसका क्या काम होता है, तो वो अल्टीमेटली डिवाइड होती है। अब जब ये डिवाइड हो जाती है यानी कि मतलब क्या हुआ कि एक टाइम प्रोड्यूस होने के बाद रिप्रोड्यूस करना, मतलब ग्रोथ करना और उसके बाद रिप्रोड्यूस करना और उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट, यानी कि सेल साइकिल की अगर हम बात करें तो अगर आप देखोगे तो सपोज कि ये एक सिंगल सेल है, अब ये किसी तरीके से बनी है, चाहे वो डिवीजन से बनी हो चाहे कैसे बनी हो, फर्दर एक ही ऑप्शन होता है डिवीजन का। तो ये डिवीजन से बनी और बनने के बाद इसने क्या किया बेटा, एक इसके लाइफ में एक फेज आया जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ फेज। इसने ग्रोथ किया और ग्रोथ करने के बाद ये एक मैच्योर सेल में कन्वर्ट हुई, ठीक ना, इसको हम क्या बोलेंगे, मैच्योर सेल। और जब ये मैच्योर हो जाएगा, इसका न्यूक्लियोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक रेशियो जब थोड़ा डिस्टर्ब होगा तो फिर ये क्या करेगा, फर्दर डिवाइड कर जाएगा और डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो इतना जो टाइम पीरियड है यही क्या कहलाएगा, सेल साइकिल। लेकिन क्या ये सेल साइकिल देखने में कितना इजी लग रहा है जितना हम इजी बात कर रहे हैं? एक बार पहले आप इसको देखो, देख लिया। चलिए, तो क्या ये जो देखने में इतना इजी लग रहा है ये इतना ही इजी होता है? नहीं, एक्चुअली में यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिन स्टेप्स को क्रॉस करके तब ये डिवीजन के लिए जाता है। अब ये जो डिवीजन होता है, इस डिवीजन की अगर हम बात करें तो आप देखो कि जब तक ये ग्रोथ नहीं करेगा, जब तक ये इस फेज में नहीं पहुंचेगा, तब तक ये डिवाइड नहीं होगा। अब ये डिवीजन के लिए, अब इन सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए इसको क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या चीजें होती हैं, यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए उससे पहले एक बात बताएं, एक स्टेटमेंट आया था, उस स्टेटमेंट के बारे में, अच्छा अब जो भी चीज हम बताने जा रहे हैं ये आपके बोर्ड प्लस नीट दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो स्टेटमेंट जो आया था, उस स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बोलूं तो वो स्टेटमेंट है ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर। या तो आपने सुना होगा या फिर अगर नहीं सुना है तो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो भी। अब ये जो स्टेटमेंट है ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर, इसको अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा के रख लीजिए। कम से कम अगर गिरी से गिरी हालत में अगर मैं बताऊं मेडिकल एग्जाम्स में आया होगा तो ये कम से कम 50 बार ये क्वेश्चन आ चुका होगा मेडिकल एग्जाम्स में। नीट से लेके एम्स से लेके जिपमर से लेके वर्धा से लेके हर जगह ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, स्टेट पीएमटीएस में कई बार पूछा जा चुका है। और उसके साथ साथ आपके जो एग्जाम्स होते हैं, जो ये आपके स्कूल वाले एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी सेवरल टाइम्स पूछा जा चुका है। तो कभी कभी ये पूछता है कि इसका मतलब क्या होता है, कभी कभी ये पूछता है कि ये किसने दिया था। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये स्टेटमेंट दिया किसने था, तो वो दिया था रुडोल्फ विर्को। किसने दिया था? रुडोल्फ विर्को, आर विर्को बोला जाता है इनको। ठीक है, जब इन्होंने ये दिया तो अब यहां पे एक प्रॉब्लम आई कि जब ये बात करते हैं ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है बेटा कि ऑल ऑर्गेनिजम्स या ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। दिख रहा है आप लोगों को? प्रॉपर दिख रहा है? ठीक है, चलिए। तो ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो सारी की सारी सेल्स पहले से
एग्जिस्टेड सेल्स से ही बनके या उन्हीं से उनका फॉर्मेशन होता है। तो अब जब हम यहाँ पे बात करते हैं कि इफ ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, तो यहाँ पे बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम आई। यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे। पुराने टाइम पे क्या होता था ना कि बहुत सारी थ्योरीज थी लाइफ के ओरिजिन को लेके, खैर उसके बारे में बात करेंगे। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था कि लाइफ ऐसे ही अर्थ पे डेवलप हुई, कैसे भी करके, चाहे मर्ड से डेवलप हो गई, किसी ने बोला कि दूसरे प्लेनेट से चली आई, तो ये सारे चीजों को डिस्कार्ड कर दिया इन्होंने। आर्बर्ट कोब ने ये थ्योरी देके, क्यों? क्योंकि इन्होंने ये बताया कि जितनी भी सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। तो अगर प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है तो एक बात आ जाती है, एक क्वेश्चन सीधा सीधा यहाँ पे आता है कि इफ द ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स देन फर्स्ट सेल ऑन अर्थ कहां से आया? अब जब ये क्वेश्चन आया तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। लेकिन इसको भी सॉल्व किया। आपने शायद सुना हो ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में, स्टैनले मिलर का नाम, एआई ओपेरिन का नाम, यूरे, हैरोल्ड यूरे, और उसके साथ अगर हम बात करें तो जेपीएस हेल्डेन, इन लोगों के बारे में सुना होगा। इन्होंने एक थ्योरी पे काम किया था, वो थ्योरी का नाम था बायोकेमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। और वो जो बायोकेमिकल इवोल्यूशन थ्योरी थी उसने ये सारी चीजों को डिस्क्राइब किया था कि फर्स्ट सेल अर्थ पे कैसे जनरेट हुई थी, कैसे बनी थी। खैर वो अभी अलग की चीज है, बस ये आपको इतना याद रखना है कि ये तीन चीजें, ओमनीसेलुलर, यूनिसेलुलर, रुडोल्फ वेको, एंड उसके साथ साथ ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये तीन पॉइंट आपके दिमाग में बिल्कुल एकदम बैठे रहने चाहिए। ये बेस है इस पूरे चैप्टर का, ठीक है ना? ये बेस है इस पूरे चैप्टर का। और ये चैप्टर भी, ये जो सिंगल सेल साइकिल और ये इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सिंगल चैप्टर ये मान के चलिए आपके पूरे बायोलॉजी का बेस तैयार करता है, आपकी बायोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग को तैयार करता है, ठीक है ना? तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये कैसे डेवलप हुआ, कैसे ये सारी चीजें हुई, ठीक है? तो चलिए हम सीधा फिर पहुंचते हैं सेल साइकिल पे। बाकी जो भी क्वेश्चन सब आपके दिमाग में उठ रहे होंगे, लाइक फर्स्ट सेल कहां से आया और ये सारी चीजें, तो वो थोड़ा सा आगे की चीजें हैं, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? सेल साइकिल के बारे में। अब जब हम सेल साइकिल के बारे में बात करने जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा तो आइडिया लग गया होगा कि सेल साइकिल एक्चुअली में होता क्या है कि कोई भी सेल का फॉर्मेशन होना, फॉर्मेशन होने के बाद उसके रिप्रोड्यूस होने के टाइम तक, यानी कि रिप्रोड्यूस होने का टाइम क्या, रिप्रोड्यूस होने का मतलब क्या है कि उसका डिवाइड हो जाना, ठीक है? तो चलिए इसको अगर हम देखते हैं, वापस से हम देखते हैं सिंगल सेल ग्रोथ एंड देन एक मैच्योर सेल और फिर ये डिवाइड हो गई, ठीक है? अब देखिए यहां पे दो चीजें हैं, ठीक है ना? और यहां पे हमने क्या बोल दिया, ये डिवीजन, ठीक है? अब देखिए ये जो ग्रोथ फेज है, आपको लग रहा होगा कि सिंगल सेल है, एकदम मैच्योर हो गई, एकदम से नहीं होता है, बना कुछ प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन लगा और उस टाइम ड्यूरेशन में उसने क्या किया, ग्रोथ किया। ग्रोथ करने के ड्यूरेशन में अगर हम बात करें यहां पे, तो हम देखते हैं कि इस ग्रोथ फेज में भी कुछ स्टेप्स आते हैं। लाइक यहां पे हम बात करते हैं तो यहां पे बेटा फर्दर 3 स्टेप्स आते हैं, हम बोलते हैं G1, दूसरा बोलते हैं S और तीसरा बोलते हैं G2, ठीक है? ये G1, S और G2 क्या पता है भाई? तो इसको हम बोलते हैं गैप 1 और ग्रोथ 1, ठीक है? गैप 1 फेज या ग्रोथ 1 फेज। सेकेंड होता है एस, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ये पूरे सेल साइकिल का। तो इसको हम बोलते हैं क्या, सिंथेटिक फेज, सिंथेटिक फेज। एंड थर्ड होता है लाइक G2, तो इसको हम फिर क्या बोलते हैं, गैप 2 या ग्रोथ 2 फेज, ठीक है? अब बात ये आती है कि ये सारी चीजें तो हो गई, फिर यहां पे क्या, तो इस डिवीजन फेज को अगर हम बात करें तो डिवीजन फेज को बोला जाता है एम फेज। एम फेज को एक्चुअली में क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है माइटोटिक फेज। होता क्या है, अगर आप डिवीजन की बात करोगे तो डिवीजन नॉर्मली होते तो कई तरीके के हैं, लाइक एमाइटोसिस, एंडोमाइटोसिस और बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें
तो नॉर्मली दो की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो माइटोसिस और मियोसिस की जब हम बात करते हैं, सुना होगा आप लोगों ने इन दोनों के बारे में, तो जब हम माइटोसिस और मियोसिस की बात करते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसको नॉर्मल जो लैंग्वेज होती है जो हम बोलते हैं तो इसको हम माइटोटिक फेज ही बोलते हैं। ऐसा नहीं है, इस माइटोटिक फेज में मियोसिस भी होती है, लेकिन इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में माइटोटिक फेज, ठीक है ना। अब ये जो माइटोटिक फेज है, मियोटिक फेज है, इसके भी अपने कुछ स्टेप्स होते हैं, चलिए यहीं पे बता देते हैं। इसके अपने जो माइटोटिक फेज है, इसके अपने बेटा 4 फेज होते हैं। क्या क्या होता है, प्रोफेज, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अच्छा इसको दूसरे कलर से ही कर देते हैं। क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। क्या क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब अगर इसको हम देखें तो इसको याद करना, ये याद रहना चाहिए प्रॉपर सीक्वेंस के साथ, प्रॉपर सीक्वेंस के साथ। ये सारे आपके एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसका पूरा ये पूछा जा चुका है। मेडिकल एग्जाम्स में कईयों बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो हम लिखते हैं PMAT। तो अगर हम इसको याद करने के लिए एक न्यूमेरिक्स है, तो अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं पुराना मैटर। क्या बोलते हैं, पुराना मैटर, ठीक ना। तो PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो इस तरीके से हम इसको याद रखते हैं। इसका सीक्वेंस कई बार पूछा जा चुका है, तो सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए। चलिए, तो ये जो फेजेस हैं, ये पूरा सेल साइकिल के फेज होते हैं और इनके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए, अगर हम बात करते हैं साइकिल की, तो साइकिल के फॉर्म में ही इसको दे देते हैं, ठीक है। ये सब कर लिया ना, लिख लिया आप लोगों ने। एक काम करिएगा, आप लोग पेन और पेपर लेके बैठा करिएगा, पेन और कॉपी, और जो भी यहाँ पे कराते जा रहे हैं उसको नोट करते चलिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पे हम देखते हैं, एक साइकिल के फॉर्म में ही देखते हैं, ठीक। चलिए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन बता दें आपको। लाइक अगर हम ह्यूमन सेल के, ह्यूमन बॉडी में तो खैर देयर आर सेवरल ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, और उसमें से अगर और सेल टाइप्स बहुत होते हैं, ध्यान रखना, सेल्स के टाइप्स बहुत होते हैं। लेकिन अगर हम सेल की बात करें तो जो ह्यूमन सेल है, इस ह्यूमन सेल में अगर हम बात करें तो ह्यूमन सेल को डिवाइड होने के लिए करीब 24 आवर का टाइम लगता है। यानी कि लाइफ साइकिल अगर ह्यूमन सेल बॉडी की अगर देखी जाए तो 24 आवर है। अब आप कहोगे 24 आवर है तो मतलब हर सेल को 24 आवर में डिवाइड होती होगी, नहीं, हर सेल डिवाइड नहीं होती है। डिवाइड होने वाली सेल्स अलग होती हैं, उनको मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं। लेकिन ये प्लांट के केस में इसको हम मेरिस्टेमेटिक बोलते हैं। एनिमल सेल में हम डिवाइडिंग सेल्स के तौर पे ही जानते हैं। सेकंड चीज क्या होता है कि हर जगह की बॉडी की सेल्स डिवाइड नहीं होती हैं। जब आप आगे बढ़ते जाओगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, तो उसके बारे में आपको पता चलता रहेगा कि कौन कौन सी सेल रेगुलर डिवाइड हो रही है। तो जब हम बात करते हैं कि ह्यूमन सेल का जो लाइफ साइकिल होता है, लाइफ स्पैन होता है, वो 24 आवर का होता है। 24 आवर में वो डिवाइड हो सकती है। तो वो 24 आवर में जो हमने बात करी सेल साइकिल की, तो जो हमने ग्रोथ फेज, चलिए एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो ग्रोथ फेज है, जिसको हमने G1 S G2 M से बोला, तो उसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, इंटर फेज। ये टर्म वहां पे नोट कर लीजिएगा। इसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, इंटरफेज, ठीक ना। तो इंटरफेज में क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, और माइटोटिक फेज में क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। अब देखिए, तो जो अगर ह्यूमन बॉडी के सेल्स की अगर बात करें तो जो ग्रोथ फेज या इंटरफेज का जो टाइम है वो है ऑलमोस्ट 23 आवर।
किसी किसी में 22 आवर भी है, 23 आवर भी है, लेकिन ऑलमोस्ट 23 आवर का है। और जो डिवीजन का टाइम होता है बहुत ही कम होता है। अगर हम बात करें ईच सेल की, जो ऑलमोस्ट 20 मिनट में जो डिवाइड होती है, उसमें से करीब 18 मिनट के आसपास उसका इंटरफेज होता है। तो आप ये देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 95% लाइफ का वो ग्रोथ फेज में लेके जाते हैं और करीब 5 मिनट्स के अंदर वो क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं इंटरफेस की, तो यहाँ पे अगर हम पूरे इस साइकिल को एक लाइफ साइकिल के फॉर्म में अगर हम देखें, और यहाँ पे अगर हम यहाँ से एक सिंगल सेल को अगर हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे सपोज कि ये एक सिंगल सेल है, ठीक ना, अब इसको डिवाइड होना है, तो आपने देखा कि ऑलमोस्ट 95% जो टाइम पीरियड है सेल का वो क्या है, इंटरफेस का है। तो अगर हम यहां से इसको वो करें, तो ये मान के चलिए कि इतना जो टाइम ड्यूरेशन होता है ये होता है किसका, एम फेज का, ठीक है। अब ये जो पूरा का पूरा जो टाइम ड्यूरेशन है ये क्या है, इंटरफेस, ठीक। अब इस इंटरफेस से हमने कितने स्टेप बताए थे बेटा, 3। कौन कौन से बताए थे, G1, S एंड G2, ठीक है ना। इसका सीक्वेंस भी आपको याद रखना है। सीक्वेंस क्या हो जाएगा सेल साइकिल का, G1, S, G2, M, नीट 2018, नीट 2018 का डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन, G1, S, G2, M, ठीक है ना। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी, इनके इसका सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा। G1, S, G2, M हमेशा दिमाग में बने रहना चाहिए। चलिए अब देखते हैं, तो अब गैप वन फेज, फिर सिंथेटिक फेज, फिर G2 फेज। आप बात समझिए, इसी तरीके से अगर हम नाम देखें तो ये हो गया माइटोटिक फेज। तो जो G1 फेज है इसका एक और नाम हो सकता है, क्या हो सकता है, पोस्ट माइटोटिक, क्या हो सकता है, पोस्ट माइटोटिक, या फिर दूसरा नाम हो सकता है क्या, प्री सिंथेटिक। इन नामों में भी क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। G2 की अगर बात करें तो यहां पे हो गया G2। G2 की बात करें तो G2 को क्या बोल सकते हैं, पोस्ट सिंथेटिक या प्री माइटोटिक। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहना भी चाहिए। चलिए अब ये सिंथेटिक फेज इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, तो बेटा आपने डीएनए के बारे में सुना होगा कि कोई भी सेल डिवाइड होती है तो सेल डिवीजन में 2 स्टेप्स होते हैं। अभी आगे इसके बारे में बात करेंगे। एक होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, पूरा साइटोप्लाज्म जो होता है सेल का वो डिवाइड होता है। तो अभी इस चैप्टर में इसके बारे में डिस्कशन करना है। चलिए अब सेल साइकिल में देखते हैं। तो G1 फेज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसको हम बोलते हैं कि कोई भी सेल बना, अब ये बनने के बाद क्या करेगा बेटा, कि ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट करेगा। जब ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट करेगा तो बहुत सारी चीजों के बारे में बहुत सारा डेवलपमेंट करेगा। तो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ, प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ाना, और ये सारी चीजें वहां पे होंगी। तो यहाँ पे एक तरीके से ये क्या करता है, अपने प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, आरएनए की थोड़ी बहुत सिंथेसिस करता है, ठीक ना, आरएनए प्रोटीन, ठीक ना। अभी देखना थोड़ा सा कंट्राडिक्शन आएगा, क्योंकि आरएनए और प्रोटीन यहां पे सिंथेसिस होगा, लेकिन यहां पे ज्यादा अमाउंट में होगा, और यहां पे इसके कंपैरिजन में यहां पे थोड़ा सा कम होगा। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, यहां पे होगा प्रोटीन, यहां पे होगा क्या, आरएनए, ठीक है। और मेजरली क्या होगा, ग्रोथ ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना, यहां पे ग्रोथ ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ग्रोथ गैप वन फेज।
अब यहां पे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर इस पूरे सेल साइकिल से अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहीं से आता है तो वो आता है सिंथेटिक फेज से। अब सिंथेटिक फेज की अगर बात करें तो ये क्यों हो जाता है, तो यहां पे बेटा होता है डीएनए की सिंथेसिस। दिख रहा है क्या होता है, डीएनए, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो G2 फेज में क्या होता है, सॉरी S फेज में क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस। इसके साथ साथ प्रोटीन की सिंथेसिस मैंने यहां बताई, प्रोटीन की सिंथेसिस मैं यहां बता रहा हूं, लेकिन यहां पे एक स्पेसिफिक प्रोटीन सिंथेसाइज होती है जिसको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। बेसिक प्रोटीन होती है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है मेडिकल एग्जाम्स में, क्या, हिस्टोन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको हर टाइम, क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। कैसी प्रोटीन होती है ये, बेसिक प्रोटीन, ठीक ना। कैसी होती है, नहीं दिख रहा है, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पे लिख दे रहे हैं, कैसी होती है, बेसिक प्रोटीन, ठीक है ना। तो क्या होता है, बेसिक प्रोटीन होती है, कई बार मेडिकल एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका होता है, और इसका इंपॉर्टेंस क्या होती है तो ये आपको 12th में जाकर पता चलेगा, ठीक है। तो ये होती है बेसिक प्रोटीन, डीएनए की सिंथेसिस होगी, और इसके साथ साथ आपने एक सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ा होगा जिसका नाम होता है सेंट्रियोल। क्या होता है, सेंट्रियोल। लेकिन ये सेंट्रियोल, सॉरी मैं बार बार नीचे लिख दे रहा हूं, क्या होता है, सेंट्रियोल। अच्छा, ये जो प्रोसेसेस हो रही हैं, ध्यान रखना, डीएनए और हिस्टोन की जो सिंथेसिस हो रही है वो कहां पे हो रही है, ये हो रही है न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन ये जो सेंट्रियोल की जो सेंट्रियोल यहां पे क्या हो जाएगा, रेप्लिकेट होगा, यानी कि वो भी डबल होगा, और सेंट्रियोल की जो सिंथेसिस होगी वो कहां पे होगी, साइटोप्लाज्म में। याद रखना, ये कहां पे होगा, साइटोप्लाज्म में, और ये सब कहां पे हो रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर। तो ये बहुत ही कह सकते हो एक तरीके से ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं यहां से कि ये कहां से हो रहा है, तो ये हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर, और सेंट्रियोल कहां पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। अब इसके बाद अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि अगर डीएनए यहां पे डुप्लीकेट हो जाता है, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाएगा या सेल की प्लॉइडी बढ़ जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओनली डीएनए कंटेंट डबल होता है, सेल की प्लॉइडी नहीं डबल होगी। वो कैसे समझेंगे, जैसे कि आप ये समझो कि यहां पे ये एक डीएनए या फिर ये क्रोमोसोम है, डीएनए किस फॉर्म में रहता है, क्रोमोसोम के फॉर्म में रहता है। तो यहां पे ये एक क्रोमोसोम है, इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पता होगा ना आपको। तो ये जो क्रोमोसोम है इसके अंदर डीएनए है, और ये डीएनए का जो कंटेंट होगा वो क्या हो जाएगा, डबल। तो ऐसे ही क्या होगा, जस्ट इसकी एक कार्बन कॉपी फॉर्म हो जाएगी, लेकिन ये क्रोमोसोम कितना रहेगा, अभी भी उतना ही रहेगा जितना पहले था। यानी कि अगर एक है, अगर हम हैप्लॉइड सेल की बात कर रहे हैं तो ये अभी भी हैप्लॉइड ही है। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है कि वन सेट ऑफ क्रोमोसोम या हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो अगर मान लो कि ह्यूमन बॉडी है तो ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर ये डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होता है, ह्यूमन बॉडी कैसी है, ह्यूमन सेल्स कैसी है, डिप्लॉइड सेल है, इसमें 23 पेयर होते हैं। तो अगर हम हैप्लॉइड की बात करेंगे तो ओनली 23 क्रोमोसोम ही होगा। तो हैप्लॉइड सेल में अगर हम देखें तो हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम रहता है। अब यहां पे अगर हम देखते हैं तो यहां पे हम देख रहे हैं कि एक क्रोमोसोम था, ये अभी भी एक ही है, ये बीच से जुड़ा हुआ है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये डबल नहीं हुआ, इसके क्रोमेटिड पड़े हुए हैं। अब क्रोमेटिड क्या होता है, तो ये क्रोमोसोम जब पढ़ेंगे तब बता देंगे। तो जब आगे सारी चीजें आगे आपके आएंगी, तो जब क्रोमेटिड का नंबर बढ़ जाएगा लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि डीएनए का कंटेंट, तो डीएनए को पिकोग्राम में मेजर करते हैं। डीएनए की मेजरिंग जो होती है वो पिकोग्राम में होती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि डीएनए का कंटेंट, अगर हैप्लॉइड सेट की बात करें तो अगर मान लो कि C है, ठीक ना, तो अगर डीएनए यहाँ पे C अमाउंट में है तो S फेज के कंप्लीट होने के बाद वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 2C। अगर बात करें नंबर ऑफ क्रोमोसोम की, तो अगर हम बात करें कि n सेट ऑफ क्रोमोसोम है, यानी कि हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो
तो ये इसके बाद कितना रह जाएगा, तो ये अभी भी n ही रहेगा, 2n नहीं होगा। ये चीज को ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये चीज पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीज को आपको समझनी पड़ेगी। उसके बाद फिर यहां पे आते हैं, तो यहां पे अगेन क्या होता है, प्रोटीन एंड आरएनए। अब यहां पे प्रोटीन और आरएनए जो है वो बेसरली फॉर्म होंगे, ज्यादा होंगे। उसका रीजन क्या है कि माइटोटिक फेज, डिवीजन फेज, मोस्ट ड्रामेटिक फेज इन द लाइफ ऑफ सेल, या कह सकते हो मोस्ट ड्रामेटिक फेज होता है सेल साइकिल में। यहां पे बहुत सारी चीजें होनी है, बहुत सारा मेटाबॉलिकली, अच्छा मेटाबॉलिज्म यहां पे बहुत फास्ट है क्योंकि यहां पे डिवीजन हो रहा है, ये सारा मेटाबॉलिज्म से याद आया, सुना है इसके बारे में? तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, यानी कि द होल समेशन ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, इनसाइड द बॉडी या इनसाइड द सेल, जैसा ऑर्गेनिज्म है उसके अकॉर्डिंग। तो समेशन ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस इनसाइड द ऑर्गेनिज्म या इनसाइड द सेल इज नोन एज द मेटाबॉलिज्म। तो यहां पे बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा प्रोसेस, और यहां पे एक प्रोसेस और होती है, एटीपी एक्यूमुलेशन। एटीपी एक्यूमुलेशन, एटीपी एक्यूमुलेशन आपको पता है एटीपी क्या होता है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो यहां पे बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम होनी है, तो यहां पे एटीपी का बहुत सारा एक्यूमुलेशन होता है। अब इस तरीके से ये होता है और अल्टीमेटली ये पहुंच जाता है कहां पे, माइटोटिक फेज पे। तो माइटोटिक फेज की अगर हम बात करें तो यहां पे मैंने क्या बताया था, 4 फेज क्या बताए थे, P M A T, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब यहां पे ये जो जगह हमने छोड़ी है ये किस चीज के लिए, ये है साइटोकाइनेसिस। क्या है ये, साइटोकाइनेसिस। तो इसको मिटा दो तो आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है ना। क्या है ये, साइटोकाइनेसिस। तो ये चीजें क्या है, तो ये इसका पार्ट होते हैं, ये पार्ट होते हैं बेटा कैरियोकाइनेसिस, ठीक है ना, कैरियोकाइनेसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में क्या क्या आ जाता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, एक्चुअली सेल वहां पे डिवाइड होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, ठीक। तो अब यहां पे ये जो स्टेप्स हैं इसके बारे में हम माइटोसिस में पढ़ेंगे। इन सारे स्टेप्स में बहुत सारे प्रोसेसेस होती हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कहां पे, माइटोसिस में, जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा। अब यहां पे बात आती है कि यहां पे और एक्स्ट्रा क्या होता है। तो यहां पे बेटा जो आप ये सेल देख रहे हो, तो एक क्वेश्चन आता है क्या हर सेल डिवाइड होती है। आपने तो कहा कि भाई हर सेल डिवाइड नहीं होती है बॉडी के अंदर, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर सेल डिफरेंशिएट हो गई, डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है, किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफाई हो गई तो वो डिवाइड नहीं करेगी। तो ये फिर क्या होता है, जैसे कि अगर आप बात करो नर्व सेल के बारे में, आपने सुना होगा नर्व सेल नेवर डिवाइड्स। ह्यूमन बॉडी के अंदर नर्व सेल कभी डिवाइड नहीं होती है, बर्थ के टाइम पे जितनी बन गई उतनी ही रहेगी पूरी लाइफ। अब आपको ये कैसे, आपने कभी सुना होगा जैसे चोट वोट लग जाती है तो वहां पे नर्व वगैरह जो डैमेज होती हैं, अगर हीलिंग होती है तो वापस से सेंसेशन क्रिएट हो जाता है। आप कहोगे सर वहां पे तो फिर नर्व सेल बन गई, नहीं, वहां पे नर्व सेल नहीं बनती है, नर्व एंडिंग्स बनती हैं। नर्व सेल प्रोलिफरेट करती है, डिवाइड नहीं करती है, नई सेल का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो अगर एक बार सेल स्पेसिफाई हो गई तो वो डिवाइड नहीं करेगी, ठीक ना। हाँ, कुछ केसेस में डिवाइड करती है तो उसको अपना जो डिफरेंशिएशन की प्रोसेस होती है उसको लूज करना पड़ता है। ये सारी चीजें आपको जब हम प्लांट फिजियो पढ़ रहे होंगे ना, वहां पे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, वहां पे हाँ प्लांट फिजियो वगैरह में डिस्कस करेंगे। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे फिर ऐसा क्या होता है, तो क्या हर सेल डिवाइड करती है, नहीं। कभी कभी क्या होता है कि सेल बनी और बनने के बाद ये जीवन फेज से निकल के एक अलग ही फेज में चला जाता है जिसको बोलते हैं G0 फेज। क्या बोलते हैं, G0, G0 या क्वाइसेंट फेज। क्या बोलते हैं, क्वाइसेंट फेज, G0, G0 या क्वाइसेंट फेज। अब क्या होता
है कि अगर सेल इसमें चलेगी तो क्या होगा, तो बेटा सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी लेकिन डिवाइड नहीं करेगी। क्या होता है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी लेकिन डिवाइड नहीं करेगी। तो जी नॉट फेज में आप अपने बुक में नोट कर लीजिए कि सेल जो होगी मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी बट डिवाइड नहीं करेगी। ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगी, सारी बातें आपको पता चल जाएंगी। ठीक, अब एनसीईआरटी में एक एक्स्ट्रा मतलब एनसीईआरटी में एक चीज नहीं दी हुई है कि ये पूरी जो सेल साइकिल है इसको रेगुलेट कौन करता है। ये सेल साइकिल रेगुलेट कैसे होती है, कैसे ये चलता है, कैसे ये प्रोसेस होती है। तो बेटा एक प्रोटीन का नाम जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, इवन हाँ मेडिकल एग्जाम में इसके क्वेश्चन बन चुके हैं, खूब बने हुए हैं। तो ये खाली नीट पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके स्कूल में ये चीज नहीं पूछी जाएगी, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं। तो एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं साइक्लिन, साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ठीक है, साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस कर दो, ठीक है, काइनेजेस, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीडीके, सीडीके, ठीक है, क्या बोलते हैं, सीडीके। तो ये पूरी जो साइकिल है इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। अब ये कहां होते हैं, तो अगर मैं आपको बताऊं कि देखो ये जो हमने इसको डिवाइड किया है, एक्चुअली कोई डिवीजन नहीं होता है, ये फेजेस होते हैं, ये कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ इंसिडेंट्स होते हैं। अगर वो हो गए तो ये हम मान लेते हैं कि ठीक है अभी तक जीवन फेज में था। अगर जैसे कि डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, जैसे कि इस फेज में ये अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर डिवीजन, प्रिपेयर फॉर डिवीजन, प्रिपेयर फॉर रेप्लिकेशन। तो ये सारी चीजें आप पॉइंट समझो कि जब ये सेल यहां से स्टार्ट हुआ और ये पूरा जो ग्रोथ फेज में है, जैसे प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ और ये सारी चीजें कर ली, और जब ये इस फेज का है तो ये चेक पॉइंट मान लिया हमने, ठीक है। अब ये जो चेक पॉइंट है, तो यहां पे अगर सीडीकेज का फॉर्मेशन हो गया तो सेल G2 फेज में जाएगा ही जाएगा, सॉरी S फेज में जाएगा ही जाएगा। और अगर ये S फेज में पहुंच गया सेल तो उसे डिवाइड होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर सेल S फेज में पहुंच गया तो उसे डिवाइड होने से कोई नहीं रोक सकता है, उसका डिवीजन होना ही होना है, ठीक ना। अगर वो G1 फेज में है तो वो कभी भी अपने आप को यहां बाहर निकाल के G0 फेज में ले जा सकता है, यानी कि वो डिवीजन से बाहर जा सकता है, वो डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर वो यहां पहुंच गया, S फेज की स्टार्टिंग हो गई, तो वो डिवाइड होगा ही होगा। तो अब हो गई सर ये इसमें चला गया, तो फिर अगर इसको वापस से डिवाइड होना है, यानी मैंने क्या बोला कि अगर कोई सेल G0 फेज में चला गया तो डिवाइड नहीं होगा, लेकिन अगर उसे वापस से डिवाइड होना है तो उसे वापस उसी पॉइंट पे लौट के आना होगा जहां से वो बाहर निकला था। और जब वो यहां से आएगा फिर वो डिवाइड हो सकता है, उसे प्रॉपर ये स्टेप्स क्रॉस करने पड़ेंगे, तब वो S फेज में जाएगा, देन जाके वो यहां पे डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो यहां पे हमने क्या बोला कि जो इस पूरे साइकिल को रेगुलेटरी प्रोसेस है वो किसके कंट्रोल में है, साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस यानी सीडीकेस के कंट्रोल में, और यही इस पूरे सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें आपके समझ में आई होंगी सेल साइकिल के बारे में। ये जब आप सेल साइकिल चैप्टर स्टार्ट करोगे तो आपको इनिशियली ये स्टार्टिंग में ही सारी चीजें मिल जाएंगी, तो इसके बारे में एक बार देख लीजिए, एक बार बुक खोल के देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी अभी के लिए इतना रखते हैं, और घर पे रहिए, आराम से पढ़ाई करिए, लॉकडाउन का पूरा पालन करिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। थैंक यू।